हम नहीं कर रहे हैं, बोले हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप 12:15 बज गए। वज़ीर आज़म से बड़े हो। अभी पीछे जो है वो 300 उन्होंने 80 रुपए कम कर दिए और आप जो है ये क्यों कम नहीं कर रहे भाई? ये देखो, ये लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनममान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से कुछ दिन पहले पेट्रोल 321 रुपए था और अब 458 रुपए हो चुका है। डीजल 520 रुपए हो चुका है। क्या आप लोग जानते हैं ये सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं, ये प्राइसेस बढ़ी हैं हर चीज की। जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उसके साथ साथ आटा महंगा हो जाता है, क्योंकि गंदम से भरा हुआ ट्रक भी डीजल से चलता है और गंदम डीजल के थ्रू ट्रक पर ट्रांसफर की जाती है, इसलिए गंदम की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसके अलावा सब्जी महंगी हो जाती है, चूंकि कोयटा से कराची सब्जी भी ट्रक पर ही लाई जाती है। जब गोश्त महंगा होता है तो वो क्यों महंगा हो जाता है? गोश्त इसलिए महंगा हो जाता है क्योंकि मुर्गियों का जो दाना है वो भी ट्रक पर ट्रांसफर किया जाता है और ट्रक में डीजल पड़ता है। क्या आप लोग ये बातें डीपली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं? आपके यकीनन अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके उस क्लिनिक का रेंट बढ़ जाएगा, ठीक है? और क्योंकि उसके तमाम तर एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब बिजली की मेंटेनेंस महंगी हो जाएगी, स्कूल बस का किराया, रिक्शे का किराया और हर चीज महंगी होती चली जाएगी। इसके अलावा जो दूध वाला गवाला आपको दूध देकर जाता है वो भी अगले दिन आपके हाथ में जो नर्क थमा देगा वो भी अब इजाफी रकम के साथ आपको अदा करना पड़ेगा। और अगर आप इंजीनियर हैं तो आपकी साइट की मटेरियल कॉस्ट महंगी हो जाएगी। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो जो खर्च आपको महीने के लिए दिया जाता है आपका गुजारा अब उसमें होने वाला नहीं है। अगर आप एक वर्कर हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको कहेगा कि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गई है। जिंदगी में कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, हाउसवाइफ, वर्कर या फिर एक स्टूडेंट, 137 रुपए का इजाफा आपकी जिंदगियों में घुसा दिया गया है और अब इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे पेट्रोल इंक्रीज है। आज तक आपको हिस्ट्री में एक दिन में इतना इजाफा पेट्रोल प्राइस में नहीं नजर आया। ये बात जब मैं आपसे कर रही हूँ तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, बाहर बेशुमार क्यूज लगी हुई हैं और जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होगा। लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने तो बड़े साफ अल्फाज में कह दिया है कि हुकूमत ने जो अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया है ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ये हुकूमत की एक वहशियाना कार्रवाई है। उनका ये गुस्सा जायज भी है। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। 137 रुपए का इजाफा, यानी पहले 55 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपए, अब गोया तकरीबन 450 नहीं 458 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपए का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपए का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते। ये मलका रानियां 11 अरब रुपए के जहाज में घूमेंगी और पाकिस्तान के गरीबों के ऊपर पेट्रोल का बम फेंकेंगे। ये चेयरमैन सेनेट 9 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे और गरीब बाइकर्स, बाइकियां चलाने वाले और जो फूड पांडा का काम करने वाले, सप्लाईज का काम करने वाले, मजदूर, किसान, तालिब इल्म जिनकी कोई आमदनी नहीं होती, ये उनको जो उनका बेड़ा गर्क करेंगे, उनसे पैसे निचोड़ेंगे। और इन्होंने सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, इन्होंने टैक्स में भी इजाफा किया है। होना तो ये चाहिए था कि इन हालात में लेवी खत्म की जाती और IMF से कहते कि हम ये पैसे नहीं दे सकते। गुस्सा करने से पहले 1 मिनट के लिए रुकते हैं और ये सोचते हैं कि जो आपकी और मेरी दुनिया में हो रहा है ये क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपको ये लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मिडिल ईस्ट में मौजूद जंग की वजह से हो रहा है? अगर आज अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर जंग करने से बाज आ जाए तो आपको क्या लगता है कि पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाएंगी? क्या फ्यूल सस्ता हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वो आग है जो हमने 70 सालों में अपने हाथों से लगाई है और मिडिल ईस्ट की जंग तो सिर्फ एक माचिस की तीली थी। असल सवाल ये है कि हमने इस अपने घर को, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को इस टूटे फूटे तरीके के साथ क्यों बनाया? हमने अपने वतन पाकिस्तान को लैक ऑफ विजन के साथ क्यों बनाया? असल सवाल ये है, क्या आपको क्या लगता है कॉन्टेक्ट ऑफ वॉर समझने की जरूरत नहीं है? इन सबको समझने के लिए कॉन्टेक्ट ऑफ वॉर समझने के लिए जरूरी है और कॉन्टेक्ट ऑफ वॉर को समझने के लिए डेट्स को समझना बहुत जरूरी है।
और कहानी शुरू होती है 2026 28 फरवरी को, जिस दिन ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया। इजराइल अमेरिका की इस जंग के बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यूएई का तेल, सऊदी अरब, चाहे कतर की एलएनजी हो, ये सब इसी रास्ते से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाता है और एनर्जी सप्लाई का गला घुट जाता है। पाकिस्तान का 80% तेल इस रास्ते से आता है जो कि यूएई और सऊदी अरब से है। मगर जैसे ही ये रास्ता बंद होता है, ईरान की जानब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है, पाकिस्तान की फ्रजाइल इकोनॉमी का गला बंद हो जाता है। 6 मार्च को इस जंग को लेकर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर तब्दीली आती है और 6 मार्च 2026 को एक ही रात के अंदर पाकिस्तान में 266 रुपए पेट्रोल और 321 रुपए तक चला जाता है। यानी 55 रुपए फी लीटर का इजाफा एक ही रात में और एक ही वक्त में होने वाले पाकिस्तान में सबसे बड़े इजाफे में शुमार किया जाता है। और फिर पेट्रोल पंप्स ने पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक की कॉल दे दी है। ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने फेयर बढ़ाने की धमकी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आटे का एक 20 केजी का थैला 2050 से 2700 पर चला गया है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से। यही आटा पंजाब में 1800 रुपए का थैला मिल रहा है और केपीके में 2700 रुपए में मिल रहा है। और फिर 3 अप्रैल को एक और बम गिरता है और फिर पेट्रोल में 137 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया जाता है। एक ही दिन में अब पेट्रोल 458 रुपए फी लीटर और डीजल 520 रुपए फी लीटर पर। अब यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ और ये नंबर्स हवा में नहीं है। एक एवरेज पाकिस्तानी फैमिली जिसकी मंथली ग्रोसरी बिल तकरीबन 25,000 रुपए हो और अगले 3 महीने में उसका ग्रोसरी बिल 32,000 से 35,000 रुपए होगा, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई कॉस्ट की वजह से है। यानी रिक्शा और चिंगची जो आप 30 रुपए में लेते थे, अब उसका किराया 50 से 60 रुपए के दरमियान होगा और उबर और करीम के सर्च प्राइसेस वो अलग से बढ़ जाएंगे। स्कूल वैन अगर आप महीने में 3,000 रुपए देते थे, आपको 4500 रुपए देने पड़ेंगे। और जो डिलीवरी जो आपके घर में शायद 2,000 रुपए में आती थी, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके कॉस्ट 2800 से 3,000 हो जाएंगे। जो शख्स रफली 40,000 रुपए महीना कमाता हो, वो टेक्निकली पहले से ही टाइट था। अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके बेसिक यूटिलिटी, उसका खाना, अगर इसको कंबाइन करे तो उसकी 8,000 से 10,000 रुपए पर मंथ अब एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। 8 से 10,000 रुपए का फर्क कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जरा ये सोचें कि वो शख्स पहले ही 40,000 कमाता है और कितना टाइट गुजर बसर कर रहा है, अपने लवाहिकीन को किस तरह लेकर के चल रहा है, अपने अहले खाना का खर्च किस तरह से उठा रहा है। मगर कभी भूल कर भी जिंदगी में उस गरीब, उस लोअर मिडिल क्लास शख्स से ये ना सवाल कर लीजिएगा कि सेविंग्स क्या होती हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है सेविंग का लफ्ज तो अब उसके लिए एक जुर्म बन जाएगा। अगर वो शख्स 70,000 रुपए महीना कमाता है तो शायद वो सोचेगा कि मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन आप ये सोचेंगे रिश्तेदारों का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस और इसके अलावा ईद एक्सपेंडिचर्स जो आपके सर पर खड़ा है। याद रखिए, ये महंगाई नहीं है, ये परचेजिंग पावर का वो खात्मा है जिससे कि मिडिल क्लास हमेशा से पिसता चला आ रहा है और नीचे धकेला जाता जा रहा है। क्या आप लोग जानते हैं मेरा डर क्या है? मेरा डर ये है कि जो मुफलिसी होती है ना, वो इंसान को कुफ्र तक ले जाती है और इंसान उस इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर में आकर बड़े ही बैड डिसीजंस करता है। क्योंकि अच्छे डिसीजन के लिए इंसान को एक खुशहाल घराने, एक खुशहाल मुआशरे से ताल्लुक होना चाहिए, अच्छी वाबस्तगी होनी चाहिए। और एक बुरे, एक क्राइसिस और इस बदतरीन हाल में इंसान क्या ही डिसीजन लेगा और क्या ही अपने खानदान को लेकर के चलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के हाल पर रहम करे और इस इन्फ्लेशन के दौर में आप सब लोग अपने खानदानों की हिफाजत करें। से लोगों के दिमाग में एक ही सवाल होगा कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो चुकी है या शुरू होने वाली है? तो मेरा इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। वर्ल्ड वॉर 3 हैज बीन स्टार्टेड एंड वी आर इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर सिर्फ ये नहीं होती है कि सिर्फ जंगी मिसाइल और हथियारों से लड़ी जा रही है और डेली बेसिस पर बॉम्ब्स गिर रहे हैं। आपके फ्यूल तक पहुंच गई है वर्ल्ड वॉर, आपके बैंक अकाउंट्स तक पहुंच चुकी है वर्ल्ड वॉर। ये खुराक का बहरान, ये एनर्जी का बहरान, ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। और इस वर्ल्ड वॉर के झटके हम कभी पेट्रोल की कीमतों की सूरत में, कभी खुराक की बहरान की सूरत में और कभी अपने बैंक अकाउंट्स की शॉर्टेज की सूरत में सहते चले जा रहे हैं। ये झटके हमें रोजमर्रा जिंदगी में मिल रहे हैं।
हम ऑलरेडी हालत जंग में हैं। हम एनर्जी सप्लाई, हॉर्मुज के बंद होने की वजह से एनर्जी सप्लाई चेन, फूड के बहरान और इन तमाम तर चीजों के बहरान के साथ हम लड़ रहे हैं। हम करेंसी वॉर के डीवैल्यू होने से लड़ रहे हैं। हम सेमीकंडक्टर्स बैन होने से लड़ रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो बंद कर दिया और पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन अब रुक चुकी है। स्टॉक्स गिर गए हैं। ऑयल 105 रुपए फी बैरल पर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान में एक दिन के अंदर पेट्रोल 137 और डीजल 184 रुपए किया जा चुका है। दुबई में ईरानियन मिसाइल इंटरसेप्ट हुए हैं। बगदाद ने यूएस एम्बेसीज के 48 घंटे का टेरर अलर्ट जारी किया है। लेबनान के अंदर सिर्फ 24 घंटे के अंदर 50 लोग मारे जा चुके हैं। और इन हालात में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच के दौरान कहते हैं कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम इनटू द स्टोन एजेस वेयर दे बिलोंग, कि हम आपको पत्थर के जमाने में ले जाएंगे। दुनिया की सुपर पावर के प्रेसिडेंट एक तरफ तो कह रहे हैं स्टोन एज में ले जाएंगे और दूसरी ही जानिब निगोशिएशन के लिए तरस रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं। इसके जवाब में फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने जवाब दिया है कि अगर आप हमें स्टोन एज में पहुंचाना चाहते हैं तो फिर स्टोन एज में तो पेट्रोल पंप्स नहीं होते, स्टोन एज में तो तेल भी नहीं होता, तो फिर मिडिल ईस्ट से तेल निकालने के बारे में भूल जाइए। और अगर हम स्टोन एज में जाएंगे तो पूरी दुनिया स्टोन एज में जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया का तेल यहाँ से गुजरता है। और याद रहे, ये जंग अब सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान में नहीं रही, ये जंग हमारे किचन तक जा पहुंची है, ये जंग पेट्रोल पंप्स तक जा पहुंची है। और इस तरह की वॉर्स में रिजीम चेंज होती है। जब हुकूमतें गिर जाती हैं, जब रोटी पूरी नहीं हो रही होती, तो हुकूमतें तबाह हो जाती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, तुनीजिया में यही हुआ, इजिप्ट में यही हुआ, श्रीलंका में यही हुआ। महंगाई ने हुकूमत गिरा दी, मिसाइल से नहीं, महंगाई ने कमर तोड़ दी। पाकिस्तान में भी जगह जगह पर प्रोटेस्ट, हड़ताल जारी है। अभी तो ये शुरुआत। मसले के 4 हल थे। पाकिस्तान के इस मसाइल के, इन तमाम तर मसाइल के 4 हल थे, मगर हुकूमत ने क्या किया, आइए वो समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त प्रोटेस्ट पर जा रहा है। पाकिस्तान की जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने ऑलरेडी एजिटेशन नेशन वाइड की कॉल दे दी है। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। पेट्रोल पंप के एसोसिएशन ने मार्च के शुरू में स्ट्राइक की कॉल दे बैठे हैं। हुकूमत ने इस मसले का हल निकालने के लिए 129 बिलियन रुपीस की सब्सिडीज दी हैं। 3 हफ्ते में वो भी कोई हल नहीं है। और हुकूमत ने खुद कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने खुद कहा है कि फाइनेंस फिजिबल ही नहीं है, तो फिर इतने सारे रुपए आएंगे कहां से। अब इस मसले का हल करने के लिए हुकूमत ने आखिर दूसरी अप्रोच क्या अपनाई, ये सुन लीजिए। यानी PSDP के पैसे काट लिए जाएं, यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके पैसे काट लिए जाएं और वही पैसे सब्सिडी में दे दिए जाएं, तो आखिर कैसा होगा। वो प्रोग्राम है जिससे इस मुल्क की डेवलपमेंट होती है, यानी 100 अरब उन्होंने सीधे सीधे काट लिए। 1 ट्रिलियन से यानी 900 बिलियन रखा है और 10% का झटका दे दिया है। NHA के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 22 बिलियन काट दिए हैं, जबकि वाटर सेक्टर के 13 बिलियन काट। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रेलवे सब पर कट लग गया है। ये ना सिर्फ वक्त की बर्बादी है बल्कि मुल्क की बर्बादी। सब जानते हैं कि ये मुल्क की डेवलपमेंट का फंड है। ये आज खर्च करें तो अच्छी बात है, कल को इसको डबल करके खर्च करना पड़ेगा। आखिर खर्च तो करना ही पड़ेगा, मुल्क की डेवलपमेंट तो नहीं रोक सकते। इस साल इन्फ्लेशन हिट हो जाएगी, अगले साल मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो पैसा आपने बचाया है आपको उसमें डबल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करके, उसको सेक्रीफाइस करके वो पैसे सब्सिडीज में डाल देना, ये भी मसले का हल नहीं। अब गौर से समझते हैं इन सारे मसाइल का हल क्या था। असल हल था सप्लाई लाइन। पाकिस्तान ने कभी आज तक अपनी सप्लाई लाइन को डाइवर्सिफाई नहीं किया। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को अमेरिका का प्रेशर डालने की वजह से बंद कर दिया गया। आज अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बहाल रखा होता तो आज सस्ती गैस मिल रही होती। इसके अलावा अगर बात कीजिए रशिया और यूक्रेन की जंग की, जब रशिया और यूक्रेन में जंग लगी है तो रशिया से बड़े सस्ते दाम तेल मिल रहा था, लेकिन हमने उसको ऑप्शन को अवेल नहीं किया। हमने एक ही बास्केट में अपना सब कुछ झोंक दिया और वो बास्केट है गल्फ की बास्केट। और वो गल्फ की बास्केट भी फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से बंद हो। दूसरा सोल्यूशन हमारी आंखों के सामने है, जबकि हमने कभी आज तक उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। दूसरा सोल्यूशन है ऑयल एक्सप्लोरेशन,
क्या हमने कभी अपने मुल्क वतन पाकिस्तान के अंदर ऑयल को एक्सप्लोर करने की कोशिश की? कभी अपनी जमीन को खोदने की कोशिश नहीं की, जबकि बलूचिस्तान के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट्स मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 मिलियन बैरल रिजर्व मौजूद है, मगर हमने कभी आज तक इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, अपनी जमीन को खोदने की कोशिश नहीं की। इसलिए क्योंकि गल्फ से मंगवाना बहुत सस्ता पड़ता है। और इन सियासी मसाइल में कौन उलझे जो बलूचिस्तान में चल रहे हैं। इसके अलावा एक अगला सोल्यूशन है, अगर अपने मुल्क को सोलर के हवाले से एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाती तो शायद ये मुल्क आज कहीं और खड़ा होता। स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्ट्रीट लाइट्स को अगर सोलर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कन्वर्ट किया जाता तो शायद आज हमारा मुल्क एनर्जी के बहरान का शिकार ना होता। पाकिस्तान की तारीख को बदलना है, अगर आपने पाकिस्तान को बदलना है तो आपको एक डिफेंस मिनिस्टर नहीं चाहिए, आपको एक एजुकेशन मिनिस्टर नहीं चाहिए, इवन कि आपको एक प्लानिंग मिनिस्टर भी नहीं चाहिए। आपको एक बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए जो इकोनॉमी को डेवलप करे। डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रंप ने अपनी लास्ट तकरीर में क्या कहा। ट्रंप कहते हैं कि कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट रिसीव ऑयल थ्रू हॉर्मज मस्ट टेक केयर ऑफ दैट पैसेज, मस्ट चेरिश इट। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि हमारा तेल इस रास्ते से आता नहीं है और जिन जिन मुमालिक का तेल इस रास्ते से आता है वो जाने और उनका खुदा जाने, खुद ही भुगतें। हमारा मसला नहीं है, हम बहराए हुर्मुज़ खुलवाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, अब ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो प्रॉब्लम जो अमेरिका ने खुद इस दुनिया के लिए क्रिएट की, ईरान पर जारहाना हमला करते हुए जो मसला अमेरिका ने क्रिएट किया है, उसका प्रॉब्लम वो बता नहीं रहा, उसका हल नहीं बता रहा और कह रहा है कि अपना मसला खुद हल करें। जिन कंट्रीज का तेल आता है वो जाने और आपका इलाका जाने। अमेरिका जैसी सुपर पावर से सब क्या एक्सपेक्ट करते थे? सब एक्सपेक्ट करते थे कि जहां कहीं जंगी माहौल है उसकी मेडिएशन करवाई जाएगी, रिजॉल्व करवाए जाएंगे मामलात। और ये टेक्निकली बता चुका है इस दुनिया को कि मेरी ही क्रिएट की हुई एक प्रॉब्लम, मेरा ही जारहाना हमला जो मैंने ईरान पर किया, उसकी सूरत में ये सारा कुछ अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। उसके लिए अब आप जाने, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो इसने टेक्निकली ये बता दिया है कि ही इज नो मोर द सुपर पावर, द कंट्री अमेरिका इज नो मोर द सुपर पावर। अब गौर से सुने कि दुनिया में होने क्या जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल ट्रेवल जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा। अगर 80,000 का एक टिकट है तो वो 1.5 लाख का हो जाएगा। ठीक है, खाने पीने की अशिया खुर्दनोश इंतहाई महंगी हो जाएगी, गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। छोटा सरमायाकार भाग जाएगा, वो बंद कर देगा क्योंकि वो सस्टेन इन हालात में नहीं कर पाएगा। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा निकलेगा कि लोग शहरों को छोड़कर गाँव का यानी देहातों का रुख करने लगेंगे। पाकिस्तान का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका बिल्कुल पिस कर रह जाएगा। हमारी अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ है कि हम सब अपने प्यारों को इस इन्फ्लेशन के, इस महंगाई के बहरान में, इस जंगी बहरान के दौर में समेट सकें। कायम रहे क़यामत तक तेरा वक़ार या रब, कायम रहे क़यामत तक तेरा वक़ार या रब, आए ना तेरे माथे पर कभी गुबार या रब। पाकिस्तान है तेरी नेमतों का एक हसीन तोहफा, पाकिस्तान है तेरी नेमतों का एक हसीन तोहफा, सदा रहे इस चमन में साया बहार या रब। वीडियो अच्छी लगी हो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।